इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप लोग एटलीस्ट अपनी डोजेस कंप्लीट करो, क्योंकि इन्होंने मिड्स, मुझे पहले था कि इन्होंने मिड्स ऑन करने से लेनी है और वैक्सीनेशन का इशू डालना ही डालना है। वो अभी एंड तक तो पता चलता है हमें क्यों। तो और अगर ऑन कैंपस है तो इट डिपेंड्स के टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो आधे एमसीक्यूज देते हैं आधे एससीक्यूज देते हैं, मेरा जैसा इमेजेस दे देगा। हाँ, वो तो कंफर्म है कि ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस होंगे मिड टर्म होंगे ना, तो वही उसके लिए डोजेज वाला ही वो वैक्सीनेशन का चल रहा था कि आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, किसको अलाउ करना है किसको नहीं। तो मेरा ख्याल है अभी तक सिर्फ फर्स्ट डोज वालों को अलाउ करेंगे, जिनकी एक भी डोज नहीं है उनको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ना एग्जाम देना, और रीटेक भी कोई नहीं इनको कह रहे हैं। तो एटलीस्ट फर्स्ट डोज वालों को शायद बैठने दें जिनकी कंप्लीट होने वाली है या कुछ। मैम हाँ मैम जी, मैम आयशा लियास ने तो कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑनलाइन होंगे, और क्या लेकिन अभी हम लोगों ने मैम आयशा लियास ने हमें बताया कि आपके जो टेस्ट है ना वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑनलाइन होंगे। और क्योंकि अभी डोजेज जिनकी 2 है ना, तो अभी काफ़ी मतलब मोस्ट ज़्यादातर बच्चे जो है ना उनकी 2 नहीं है, तो इसलिए आपके जो फाइनल होंगे आवाज की समझ नहीं आ रही है, क्या कह रही हो आप, थोड़ा सा क्लियर बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मैम आयशा लियास है ना, उन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मिड्स है ना वो ऑनलाइन होंगे, और अभी डिसाइड नहीं हुआ तो ये कंफर्म नहीं। और वैसे भी मिस जो आयशा ने डोजेज आपको कब जिनकी बोला दी था? है वही मैम कल तो कल कल ही बोला। हमें पता चला था कि जो है ना ईमेल ही आई थी कि आपके ऑन कैंपस होंगे। अब क्या है क्या, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो मुझे लास्ट कल तक आया था वो यही था कि आप इनके बच्चों के जो है ना ऑन कैंपस ही होंगे। वैक्सीनेशन का ही वो इशू चल रहा था कि वैक्सीनेशन वालों का क्या करें, ऑन कैंपस तो एग्जाम ले लें लेकिन वैक्सीनेशन वालों को किस तरह अलाउ करें नहीं करें। तो वो उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी अभी। अब क्या डिसाइड होता है वैक्सीनेशन वालों का, क्या डिसाइड होता है वो नहीं अभी तक डिसाइड हुआ था कि फर्स्ट डोज वालों को किस तरह अलाउ करें, और सेकेंड डोज वाले तो चलो वो तो फुली वैक्सीनेटेड वाले तो अलाउड है ही हैं, एक डोज वालों को किस तरह अलाउ करना है वो चीज थी। अच्छा, आज का लेक्चर कंप्लीट करके मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का भी बताना है, नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है। कुछ चीजें जो मैंने ऐड करवानी थी वो आज आपको बता के, कि जो आप लोगों की असाइनमेंट पहले बताई थी मैंने उसमें ऐड करके, तो विद इन अ वीक जो है मुझे किस तरह इस ईमेल नहीं कोई भी करेगा, ठीक है, ईमेल मुझे नहीं समझ आती है, सारों की ईमेल जिस तरह आ रही होती है, मैं गूगल ड्राइव के ऊपर आपको एक फोल्डर बना दूंगी और आप लोगों ने सब में ना उधर ही जो है मुझे एक ही फोल्डर के अंदर यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट को सब सेंड करें, ठीक है, और वो सारे स्टूडेंट जो है ना मुझे गूगल ड्राइव का फोल्डर बना के ना उसमें मुझे इस तरह सेंड करें। इंडिविजुअल करेंगे, इस तरह ईमेल्स करेंगे मुझे समझ नहीं आती, वो ढेरों ढेर ईमेल्स आई होती हैं और समय किसी की रह जाती है, तो प्रॉपर जो है ना एक फोल्डर के अंदर सब मुझे सेंड करें, ठीक है। और कुछ चीजें जो ऐड करने वाली हूँ मैं आज आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा, अभी तक हम लोगों को जो हमारा टॉपिक था एक्सरे मैमोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपिक, जितने भी स्पेशल प्रोसीजर्स थे वो हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया हुआ है, और दो तीन चीजें जो रह गई हैं हमारी वो मैं अभी मेरे ख्याल है 4 या 5 आपके लेक्चर और रह गए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें ये है कि आप लोगों का जो मेन जितना कोर्स था वो कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, एक्सरे भी हम लोगों ने पढ़ लिया, मैमोग्राफी भी पढ़ लिया, स्पेशल प्रोसीजर्स भी सारे पढ़ लिए हैं। उसके अलावा एक दो टॉपिक हैं जिनमें एक आर्टिफैक्ट्स का टॉपिक है, जिसमें क्या आर्टिफैक्ट्स आते हैं वो हम लोगों ने एक पढ़ना है, और एक आप लोगों की कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट हैं, और जो हम लोग हाई ऑस्मोलर लो ऑस्मोलर क्यों कहते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्यों क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो सारा जो है वो उसके ऊपर है, आपके कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के ऊपर है। आज का जो टॉपिक है वो है सारी डिजिटल एक्सरे इमेजिंग या डिजिटल इमेजिंग ओवरऑल, ठीक है। इसके अंदर जो भी अभी तक हमने मोडालिटीज पढ़ी हैं, एक्सरेज हो गया, मैमोग्राफी हो गया, फ्लोरोस्कोपी हो गया, और अदर देन दैट जितने भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, सॉरी जितनी भी हमारे पास टेक्निक है इमेजिंग की, जिसमें सीटी, एमआरआई और डेक्सा, ये मतलब जितनी भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर कन्वर्टिंग टूवर्ड्स द डिजिटल। अब वो डिजिटल की तरफ ही सारे, जितने भी कन्वेंशनल इमेजिंग थी पहले वो पहले कन्वेंशनल थी, और अब जो है वो कन्वर्ट हो रही है डिजिटल में, हर चीज डिजिटली जो है वो
आपको इमेजिंग मिलेगी। अब डिपार्टमेंट्स में जाएं, हाँ बहुत पुराने जहाँ पे अभी तक कन्वेंशनल, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कन्वेंशनल कहीं हो रहा है। हर जगह पे जो है ना वो रिप्लेस हो गया हुआ विद डिजिटल इमेजिंग। ठीक है, हर मशीन जो है वो डिजिटल है, उसके अंदर क्या नई नई चीजें आई हैं, पैक्स क्या है वो भी पढ़ते हैं हम लोग। पैक्स क्या होता है कि बेसिकली आपका जो हॉस्पिटल है वो इंटरकनेक्ट होता जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जिस तरह शौकत खानम हो गया या बड़े जितने हॉस्पिटल्स हैं वो अब पैक्स के थ्रू वो सारी इमेजिंग हो रही है। उसका क्या मतलब होता है कि आपने जो पहले होता था कि पेशेंट अपना कोई ना कोई रिपोर्ट लेके जाता था हॉस्पिटल में, उसे रिपोर्ट्स मिल गई, ये हो गया, हिस्ट्री हो गई। पैक्स जो होता है वो सारी इमेजिंग मोडालिटीज को इंटरलिंक कर देता है। ठीक है, वो डिजिटली ये होता है कि एक्सरे, मेमो, जितना भी आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना वो सारा इंटरलिंक है। और रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ अपने उधर रिपोर्टिंग रूम में बैठे होते हैं और उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है। और क्या होता है कि आपके पास सारा का सारा डाटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है कन्वेंशनल से डिजिटल में, और इमेजेस जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं आपके उस रूम में। ठीक है, वो आप एक्सरे कर रहे हो, आप मेमो कर रहे हो, आपने सिर्फ एक प्रेस करना है बटन और आपके इमेजेस जो है वो उस रूम में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास कोई भी पेशेंट, अब वो एक तो ये कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सारा इंटरलिंक होता है, दूसरा जो है आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ आ जाता है। वालेकुम अस्सलाम। और तो नहीं आना अभी किसी ने? बीच में आते हो ना तो लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। अच्छा, आ रहे हैं तो 2 मिनट वेट करूँ फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, जूबिया और एक दो और ने मुझे अपने असाइनमेंट सेंड किए। अभी असाइनमेंट मैंने कहा था मैंने ऐड करनी है कुछ चीजें, वो ऐड करके फिर आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। ठीक है, तो आप लोग दोबारा से वो मुझे सेंड करना, और कोई भी मुझे ईमेल नहीं करेगा। सारे असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने मुझे गूगल ड्राइव के ऊपर या एक फोल्डर के अंदर ही सेंड करनी है। उस फोल्डर का नाम रखना है कि आपका मेमोग्राफी की, क्योंकि और भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, उनके स्टूडेंट्स भी सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, वो पता नहीं चलता कि आप किस सब्जेक्ट के हो और क्या सारा। तो फिर मैं एक फोल्डर के अंदर आपके वो रखी जाऊंगी और फिर चेक करूंगी एक साथ ही। ओके मैम। ठीक है, तो मैं आज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं बता दूंगी क्या चीजें ऐड होने वाली थी, और फिर उसको ऐड करके फिर पूरा कंप्लीट करके 1 वीक का टाइम है, तो मिड से पहले पहले अपना ना असाइनमेंट मुझे सबमिट करा दो। नेक्स्ट वीक तक सबमिट करा दो। आज क्या है, ट्यूसडे है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे तक सबमिट करा दो, 1 वीक है। ओके मैम। तो चलो, अब उन्होंने पता नहीं कब आना है, लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, मैं बता रही थी कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है अभी तक अपना जो हमारा सब्जेक्ट, एक्सरे भी पढ़ लिया, मेमो भी पढ़ लिया, और स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स जो हमारी फ्लोरो के प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके अलावा हमारे 2 या मेरा ख्याल है 4 या 5 हमारे पास रह गए हैं और लेक्चर्स, और उसमें हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो रह गए हैं उसके अंदर एक जो है वो ओवरऑल जो कुछ हमने पढ़ लिया उन सबके आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स एक्सरेज में किस तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ मैन मेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ जो है वो मशीन के आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो कोई डस्ट आर्टिफैक्ट हो गया, वो सारे मशीन मेड, कुछ मैन मेड, कुछ मोशन की वजह से आ गया कि पेशेंट हिल गया, मोशन आर्टिफैक्ट आ गया। ठीक है, कुछ उसने मेटालिक चीज पहनी हुई थी, वो उसको क्या टाइप कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। उसके अलावा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इनके प्रोसीजर्स में हमने कॉन्ट्रास्ट, लो ऑस्मोलर, हाई ऑस्मोलर, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट पढ़े हैं। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते क्या हैं, उनका क्या यूज है हमारी बॉडी में, क्या एडवर्स इफेक्ट है जो हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए एक्सक्रीट, वो क्या हमारी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वो आयोडीनेटेड कौन से होते हैं, उनको लो ऑस्मोलर क्यों कहते हैं, उनके हाई ऑस्मोलर, वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स पे एक टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा, अच्छा, और लास्ट एक दो टॉपिक होंगे वो प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना कि एक्सरेज कितने हार्मफुल है, उनका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है। कुछ हमारे पास लेट इफेक्ट होते हैं, कुछ हमारे पास अर्ली इफेक्ट आ जाते हैं। जो रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, और रेडिएशन उसको मिल रही है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उस पर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो क्या उसके, एक तो अर्ली है जो उसी वक्त हमें किसी को रैश एकदम हो गई या मे बी वो उसको रेडियोलॉजी का एडवर्स इफेक्ट हुआ हो। ठीक है, रेडिएशन उसको इतने ज्यादा, कुछ होते हैं क्रॉनिक, मतलब लेट इफेक्ट्स होते हैं, कोई काफी अरसे बाद, उसने कोई 10-15 साल, मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया, रेडिएशन उस वक्त उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रिटायर हो गया, ये हो गया, उसको ऐसी बीमारियां लग गई हैं जिसकी वजह से जो है उसको अब वो लेट इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स वो उसको रेडिएशन के लेट इफेक्ट्स हैं।
ठीक है। हम लोग कैंसर्स को भी नहीं कह सकते कि कैंसर की अभी तक कॉज नहीं पता चली है। आपको पता ही है ना कि कैंसर का अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन रेडिएशन एक कॉज है हमारा कैंसर, ठीक है, कैंसर का। तो जितने भी कैंसर आजकल ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली हमें कौन सी रेडिएशन मिल रही है, हम रेडिएशन में ही तो हैं, हमारे आसपास जितने इन्वायरमेंट में रेडिएशन है, ये वाईफाई, ये सिग्नल, ये हर तरह की रेडिएशन ही है ना ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको आयनाइजिंग रेडिएशन मिल रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कितनी रेडिएशन, हम रेडिएशन में ही आजकल रह रहे हैं। तो रेडिएशन जो है वो भी एक कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, एक रेडिएशन जो होती है वो ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, ठीक, एक रेडिएशन वो कैंसर कर भी रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि, लेकिन वो आपकी फील्ड का नहीं है, अलग से जो फिजिक्स में और मेडिकल फिजिक्स में जाते हैं और वो फिर आगे जो है प्रोटेक्शन, जो हॉस्पिटल के अंदर अब रेडिएशन से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, ठीक है, शौकत खानम या बड़े हॉस्पिटल्स में वो होती है रेडिएशन थेरेपी उसको कहते हैं, ठीक है। वो अलग से ही एक पूरा डिग्री है एक अलग से ना, रेडिएशन थेरेपी के नाम से। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द डिजिटल इमेजिंग, नॉट जस्ट एक्सरेज, जो अभी तक हम लोगों ने मोडालिटीज पढ़ ली, इसमें एक्सरेज है, मेमोग्राफी है, फ्लोरो है। अदर देन दैट ये तो 3 पढ़ी हमने, सीटी स्कैन हो गया, उसके अलावा एमआरआई हो गया, और हमारे पास जितने भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल, ठीक है। आप पहले देखते होते थे कि हमारे पास कन्वेंशनल इमेजिंग होती थी, जिस तरह एक इमेजिंग है ना, क्या एक आपने पिक्चर्स ही लेनी है ना, जिस तरह हम लोग के पहले जमाने में होता था, छोटे कैमरे यूज होते थे, ठीक है, उसकी पिक्चर्स कैसे डेवलप की जाती थी ना, वो एक फिल्म होती थी छोटी सी, वो उसको जाके डेवलप करवाना और फिर पिक्चर्स हमारे पास डेवलप होके आती होती थी। सेम लाइक दैट हमारे पास जो पहले इमेजिंग होती थी, इसी तरह इमेजेस जो है वो कन्वेंशनली, इसको कन्वेंशनल इमेजिंग कहते थे। उसमें क्या होता था कि आपके इमेजेस इस तरह डेवलप किए, फिल्म को जो है डेवलपर में जाके फिक्सर में डाल के फिर उसको पूरा एक प्रोसेस होता था, फिर उसको कई दिनों के बाद जो है ना जाके हमें रिपोर्ट मिलती होती थी, उसकी इमेज मिलता होता था, ठीक है। वो एक्सरे फिर उसी तरह डेवलप किए जाते थे। आजकल क्या है, आजकल डिजिटल का जमाना है, हर चीज डिजिटल, हर चीज डिजिटल। तो उसी तरह हमारी रेडियोलॉजी के अंदर जितने भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल, ठीक है। अब उसके अलावा इसके अंदर एक तो वो सारी की सारी कन्वेंशनल से डिजिटल में आ गई हैं, ठीक, वो हमें फौरन इधर इमेज हमने लिया, फौरन हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो गई, और उसी से हम कैसेट जो है वो उससे इमेज भी ले सकते हैं डिजिटल, कुछ जो है यूएसबी में ले लेते हैं, कुछ हमें वो सीडीज बना के दे देते होते हैं, एमआरआई या सीटीज की ना, पेशेंट को जो है वो सीडी बना के दे देते हैं पूरी, क्योंकि उसमें इमेजेस की सीरीज होती है, ठीक है। वो पेशेंट के पास जब भी देखोगे उनके पास फिल्म नहीं होगी, उनके पास सीडीज होगी, ठीक है, वो सीडी में उनको सारा डाटा दे देते होते हैं। इसके अलावा अब जो है ना हॉस्पिटल जो है वो पैक, आपने किसी ने सुना होगा पैक सिस्टम, ठीक है, वो अब हॉस्पिटल्स के अंदर लग रहा है। सिस्टम क्या है इसके अंदर कि पूरा का हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है पहले तो वो इंटरकनेक्ट हो जाता है, सीटी एमआर जितने भी हमारे पास रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स है ना, एमआरआई वाला जो है वो अपने इमेजेस जो है वो रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग रूम में रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपना डाटा सारा वहां पे ट्रांसफर करी जा रहा है, ठीक है। कुछ रिपोर्टिंग वाले हैं वो सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट वहां बैठ कर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास इमेजेस आ रही हैं, और जो करने वाले हैं वो आप लोग हो, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जितने भी, वो इमेजेस बना बना के उनको सेंड करी जा रहे हैं, और रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या है, उन्होंने रिपोर्ट करना है, वो सिर्फ वहां बैठे हैं रूम में, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देखनी है, जितना अच्छा इमेज आएगा उसके पास वो उतनी अच्छी रिपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में जो सिटी में बैठा हुआ वो सिटी के इमेजेस बना के भेजी जा रहा है, ठीक है। आपके पास पेशेंट आ रहा है, अल्ट्रासाउंड वाले, एक्सरे वाले, फ्लोरो वाले, ठीक, वो क्या करते हैं कि आपका जो है ना एक तो इंटरकनेक्ट होता है, आपने बस एक बटन दबाया, इवन कि आपके जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसके इमेजेस भी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो इंटरकनेक्ट है ही है, इसके अलावा डिफरेंट जो अदर डिपार्टमेंट्स है वो भी इसके साथ लिंक्ड होते हैं। दैट मीन्स कि जिस तरह बड़े हॉस्पिटल है उनके अंदर डॉक्टर्स जो है, एक जो भी एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में उसको एक आईडी दी जाती है, ठीक, वही आईडी उसको हर डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होती है। और आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट गया था ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले उसने वहां से एक्सरे करवाए हैं, इवन इवन कि अब पहले तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उसी हॉस्पिटल में, और अब सुना है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी इंटरकनेक्ट हो गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कह रहा है कि मैंने जनाब इस हॉस्पिटल से एक्सरे करवाए थे, अब मेरे पास एक्सरे नहीं है, या तो उस हॉस्पिटल का होगा, वो तो क्या करेगा आईडी डालेगा, ऑर्थोपेडिक वाला उसने एक्सरेज देखने हैं उसके, ठीक है। अब सारा पेपर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज वो पेपर पहले लेके आना, रिपोर्ट लेके आना, इतनी इतनी फाइलें उठा के पेशेंट्स ला रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं आप कौन सी रिपोर्ट दिखानी, पेपर सिस्टम को खत्म करना है। क्या करेगा पेशेंट आपके पास आएगा,
ऑर्थोपेडिक वालों के साथ उसका फ्रैक्चर था या कुछ भी था, उसने एक्सरे दिखाने हैं, पेशेंट डॉक्टर ने क्या करना है, उसने नहीं, उसने आईडी पूछनी है उसकी, उसने अगर उसी हॉस्पिटल से आईडी हुआ तो उसका सारा का सारा जितनी भी उसकी हिस्ट्री है ना, इवन के उसका रेडियोलॉजी की भी जितनी इमेजेस हो चुके हैं, लैब के भी जितने टेस्ट हो चुके हैं, जितने भी मतलब उसकी हिस्ट्री है ना वो सारी आ जाएगी, ठीक है, जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, लैब टेस्ट हो गए, इमेजिंग के टेस्ट हो गए, इसके अलावा कोई और होगा, पूरी हिस्ट्री उसके सामने खुल के आ जाएगी डॉक्टर के सामने, और वो सिर्फ एक डाटा के ऊपर ही। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि ये तो हो गया, फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ मैंने बताया, अब वो कह रहा है कि मैंने जी राजी से या कहीं और से मैंने एक्सरे करवाया है, तो क्या करेगा, उसकी जो आईडी होगी वो वहां पे भी यूज हो सकती है, वो जो आईडी उन्होंने दी थी, बस पेशेंट ने अपनी आईडीज याद रखनी है, ठीक है, वो वहां डालेगा, अलराजी हॉस्पिटल भी चेंज हो सकता है, जिस तरह यहाँ से मतलब हॉस्पिटल चेंज किया उसने वहां से, और वो उस हॉस्पिटल की आईडी का उसका डाटा वहां से आ गया, ठीक है। तो ये क्या पेपर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, हर चीज डिजिटल कर देनी है, हर चीज हॉस्पिटल में जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट रेडियोलॉजी, ठीक। इसके अलावा हमारी मशीन्स जितनी हैं वो डाटा किस तरह ट्रांसफर कर रही हैं, अब जल्दी जल्दी उसको एडिटिंग कर लेते होते हैं। डिजिटल इमेजिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द कन्वेंशनल इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म्स, प्रोसेसिंग द डिजिटल डाटा इन यूजफुल वेज while displaying it in a manner that makes it appear very much like a conventional image। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ उनकी प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज वो वैसे ही बनेगा हमारे पास, उसके ऊपर होता था कि हमारे फिल्म के ऊपर, इसके ऊपर भी हम फिल्म डेवलप करवा सकते हैं, जो हमारे पास आया है उसके मॉनिटर के ऊपर, उसको हम लोग देन जो है क्या कहते होते हैं उनको, सीडी फॉर्म में, या अगर वो हार्ड फॉर्म में चाहता है तो उसको फिल्म में ट्रांसफर करके जो है ना उसको डाटा दे सकते हैं, ठीक है, दोनों की इमेजेस सेम होंगी, ठीक है। ये है कि कन्वेंशनल के अंदर आर्टिफैक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या होता है, जब प्रोसेस करवा रहा होता है, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, इधर फिक्सर में डाला पहले फिल्म, फिर डेवलपर में डाला, ड्राई किया, फिर वो जिस तरह डेवलपिंग होती थी पहले, उसमें चांसेस होते हैं आर्टिफैक्ट के, कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर स्टिक कर गया है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास इमेज के अंदर छोटे छोटे डॉट्स आ सकते हैं, वो हम लोग रिपोर्ट में, ठीक है, ये तो इसके अंदर कोई आर्टिफैक्ट के कम चांसेस होते हैं। इसके भी डिजिटल के भी अपने एक आर्टिफैक्ट्स हैं, वो आर्टिफैक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, बट कन्वेंशनल के अंदर चांसेस होते थे कि वो आर्टिफैक्ट को बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स आ सकते थे उसके अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर इमेजेस सेम होंगे। इसके अंदर क्या है, आपके पास मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर आप फिल्म के ऊपर है, फिल्म जो है वो मॉनिटर पे नहीं ट्रांसफर कर सकते जो कन्वेंशनल में होता था, ठीक। Digital imaging techniques are applied to CT, ultrasound, radioisotope studies, MRI, digital radiography, digital fluoroscopy। अब जितनी भी इमेजिंग है ना वो सारी डिजिटल है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी, फ्लोरो, सब कुछ हम उनको कह सकते हैं। These all imaging modalities are now converting into digital form। सब कन्वेंशनल से डिजिटल में आ गई। अब वन बाय वन एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं। नंबर 1 आ गया डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी तो अभी हमने पढ़ी है ना। डिजिटल एक्सरे सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ डायनामिक इमेजेस। हमें पता है फ्लोरोस्कोपी है क्या, डायनामिक इमेजिंग या एक्सरेज की, ठीक है। डायनामिक इमेजेस ऑब्टेन विद एन एरिया एक्सरे बीम एंड इमेज इंटेंसिफायर। वी ऑल नो कि क्या है उसका जो हमारे पास मशीन है किस तरह वो डिजाइन की जाती है। एक्सरे ट्यूब किस साइड पे होती है, इमेज इंटेंसिफायर किस साइड पे होता है, पेशेंट कैसे लाई करता है और इमेज कैसे फॉर्म होता है। एक्सरे प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, वो एक्सरे में सेम उसकी एक्सरे प्रोडक्शन तो वैसी ही होगी, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से। लेकिन इसका क्या है, इसकी एक्सरे ट्यूब जो होती है वो पेशेंट की बैक साइड पे होती है, जो टेबल होता है उसके नीचे, ठीक है। और इंटेंसिफायर क्या होता है, जो जिसने डिटेक्ट करना है इमेजेस को वो ऊपर लगा होता है, ठीक है, वो जो टेबल होता है उसके ऊपर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक्सरेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, विजिबल लाइट में, और वो डिस्प्ले होती है हमारे पास, मॉनिटर साथ ही लगा होता है उसके ऊपर, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑर्गन वो ब्लैक व्हाइट हमें चीजें नजर आ रही होती है। सो डिजिटल इमेजिंग फ्लोरोस्कोपी क्या होगा, अब ये बस आपको प्रोसीजर पता है ना कि एक्सरेज कैसे हुए थे फ्लोर, अब उसके साथ डिजिटल लगा दो कि दे आर कन्वर्टिंग द कन्वेंशनल एक्सरेज इनटू डिजिटल एक्सरेज, ठीक है, तो वो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी हो गया। अच्छा, डिजिटल एक्सरे जो सिंपल स्टैटिक इमेजिंग, वो डायनामिक इमेजिंग फ्लोरोस्कोपी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। और स्टैटिक इमेजिंग हमारे पास डिजिटल सिंपल रेडियोग्राफी हो गया। सो स्टैटिक इमेजेस प्रोड्यूसेस with either a fan X-ray beam intercepted by a linear array of the radiation detector or an area X-ray beam अच्छा, फैन शेप किसके अंदर आएगा, फैन शेप एक्सरेज जो निकलते हैं वो एरे जो लगता है, और डिटेक्टर जो है ना वो डिफरेंट एरेज के, मैंने शायद आपको बताए हो, मुझे ना बताए हो, याद ना हो। सिटी के अंदर जो है ना वो आपके पास फैन शेप डिटेक्टर एरेज लगे होते हैं यूं करके, ठीक है। सिटी क्या होता है, गेंट्री होती है ना गोल, एक तरफ एक्सरे, वो जो गेंट्री है ना उसके इधर लगा होता है एक्सरे ट्यूब और दूसरी साइड पे लगे होते हैं डिटेक्टर एरेज।
ठीक है, वो घूमती है गैंट्री अंदर। एक्सरे जो है ना यूं करके यूं, वो जो एक्सरे ट्यूब थी नीचे आ गई, फिर एक स्लाइस हो गया, ठीक है, दूसरा स्लाइस, वो स्पाइरल हमारे पास इमेजिंग होती है, वो यूं घूमती रहती है गैंट्री अंदर, हमें फिर आवाज आ रही होती है, वो बाहर से नहीं घूम रही, अंदर मशीन घूम रही होती है, ठीक। तो वो एक्सरे ट्यूब किस तरह, एक्सरे ट्यूब नीचे आ गई, एक ऊपर, एक डिटेक्टर्स ऊपर चले गए, डिटेक्टर्स डिफरेंट यूं एरेज में लगे होते हैं, ठीक है, यूं करके, ठीक है, वो यूं घूमते हैं, और एक स्लाइस हो गया, फिर दूसरा स्लाइस, फिर यूं घूमते हैं, उसको स्पाइरल इमेजिंग भी कहते हैं, सिटी के जितने एक्सियल, ठीक है। अच्छा, लीनियर एरे ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टर, और अब रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, लीनियर एरे, ठीक है, उसमें कर्व्ड एरे था, यूं कर्व सा बना होता है, और इसके अंदर लीनियर एरे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जिसने इसको डिटेक्ट करना है, और इसके ऊपर हमारे पास कौन सा स्टिमुलेटर्स या जिसने हमारे पास जो एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है, वो कौन सा एक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट्स, डिफरेंट लगी होती हैं, और डायरेक्ट कैप्चर सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, what are the advantages, ठीक है, advantages of the digital fluoroscopy are the speed of the image acquisition and the post processing that can be enhanced image contrast, that is a question मैं पूछ सकती हूँ, what are the advantages of डिजिटल इमेजिंग, कोई भी इमेजिंग, ठीक है, नॉट जस्ट एक्सरे मेमो, इसका क्या फायदा है कि हमने डिजिटल, एक नंबर 1 पे तो आ गया, हम लोग इसमें मैंने बताया आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम आर्टिफैक्ट आ सकते हैं इसके अंदर। दूसरा ये कि स्पीड, ठीक है, अब उसमें क्या होता था, 2-3 दिन बाद हमें जो है वो फिल्म मिलती होती थी, क्योंकि उसमें प्रोसेस होना है, उसमें उसी तरह डेवलप होके हमारे पास आना है, तो इसके अंदर क्या होता है, इधर हम लोगों ने बटन दबाया, इधर हमारे पास सामने इमेज आ गई, ठीक है, डिजिटल है, फास्ट है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका एडवांटेज हो गया पोस्ट प्रोसेसिंग का, दैट मीन्स कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कि जो कन्वेंशनल में क्या होता था, हमने इमेज दे दिया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बस जो इमेज आ गया, जो हमने उसके सेट किए थे पैरामीटर्स, वो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज आएगा, जितना केवी, जितना एमएस, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज आ गया, ना हम उसको ब्राइट कर सकते हैं ना। अब ये क्या होता है, डिजिटल में आपके पास इमेज आ गया मॉनिटर के ऊपर, आप एक दफा इमेज आ गया, आप उसको थोड़ा, जब इमेज आ गया आप उसको चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। उसका क्या मतलब है कि आप इमेज को ब्राइट, अगर थोड़ा काला नजर आया, आपने फैक्टर्स थोड़े कम रखे थे, लेकिन पेशेंट जो है वो ज्यादा फैक्टर्स उसको रिक्वायर्ड थे, आप बैठ के उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, जिस तरह अल्ट्रासाउंड पे होता है ना, हम ब्राइटनेस जूम वगैरह बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम जो है हमारे पास इमेज आ गया, हम मॉनिटर उसके ऊपर बैठ के, सिस्टम के ऊपर बैठ के आप उसकी ब्राइटनेस चेंज कर लो, आप उसको वो कर लो, क्या कहते हैं, कट कर लो, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया होता है उसको उतना एरिया रख लो, बाकी सारा कट कर दो, ठीक है, ठीक है। अब बाउंड्रीज जितनी, अब हमें ये एरिया इन्वॉल्व नहीं करना था, हमने ज्यादा जूम मतलब उसका खोल लिया था उसको, जो हमारे पास कॉलीमेटर था, कॉलीमेटर हमने ज्यादा कर लिया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो एरिया नहीं, हम उतना ही फिल्म को कट करके हम फिल्म बना सकते हैं, दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग। आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो जब आपके पास इमेज आ जाता, तो ठीक है, ये 2 फायदे हो गए आपके पास, ठीक है, एक आपके पास इमेज बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है, आपके पास प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, कन्वेंशनल में ये दोनों चीजें नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा, सीटी यूजेस अ नैरो बीम, फैन बीम, जो मैंने अभी बताया यूं करके होती है, यूं ऊपर एक्सरे लगी होती है, उसके अंदर से फैन शेप यूं एक्सरेज निकलते हैं, ये सीटी के अंदर होता है। नैरो फैन बीम ऑफ एक्सरेज दैट इंटरसेप्ट्स अ लीनियर एरे ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टर्स एंड कॉल्ड द स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, ठीक है, जो यूं करके आपके पास आ रही है, एक्सरे बीम निकल रही है उसके अंदर से यूं, और उसके बाद नीचे आपके पास लीनियर एरे डिटेक्टर्स यूं लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम द ईस्ट डिटेक्टर इज कंप्यूटर मैनिपुलेटेड टू रिकंस्ट्रक्टेड इमेज। अब जो नीचे डिटेक्टर्स लगे होते हैं ना, वो एक नहीं होते, बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है, वो लाइन में यूं छोटे छोटे डिटेक्टर्स, डिफरेंट लाइंस ऊपर नीचे भी होती हैं, हमें तो नहीं, लेकिन जो डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं, वो एक जो डिटेक्टर है, वो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा, जिस तरह हमारे पास होता है, वो अपनी वर्डिंग में जो है उसको ट्रांसफर करेगा उस डाटा को, और वो हमारे पास मॉनिटर के ऊपर नजर आएगा, ठीक है, डिजिटली किस तरह कन्वर्ट कर रहा है। CR computed radiography uses a photostimulable phosphor as image receptor and an area beam। अब हमारे पास CR क्या है, एक तो हमारे पास आ गया ना जो इमेज इंटेंसिफायर, जो ऊपर जिसने डाटा जितना भी था उसको कैप्चर डिटेक्ट किया, डिटेक्टर लगे हुए थे, ठीक है, उसके बाद हम फिल्म निकालते हैं, उसके अंदर फिल्म लगी हुई है ना जिसके ऊपर आना है, इमेज बनना है, हम फिल्म निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी के ऊपर तो हमारे पास सामने ही नजर आ रहा है जो मॉनिटर लगा होता है इमेज। एक्सरेज में क्या होता है, एक्सरे में हमने क्या किया, इमेज लिया, इमेज लेके फिर उसकी फिल्म निकाली,
फिल्म निकाल के अब हम सीआर में डालेंगे। वो जो एक जो होता है ना कंप्यूटर रेडियोग्राफी उसको कहते हैं, वो क्या होता है, वो रीड करता है वो जो डाटा हमारे पास आया ना फिल्म को, तब हमारे पास इमेज जो है वो मॉनिटर पे नजर आएगा। आप कन्वेंशनली डिजिटल की अब बात कर रहे हैं ना, कन्वेंशनल में तो होता था पहले हम जाके डेवलप करते थे। अब क्या होगा, एक्सरे रूम में कभी आप लोग गए हो तो वो आपने देखा होगा एक सीआर सिस्टम पड़ा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक्सरे को रीड करता है। कैसे? अब हमने क्या किया था, एक्सरे को पेशेंट खड़ा था, चेस्ट एक्सरे लिया, बकी के अंदर उसकी फिल्म डाली हुई थी, फिल्म के ऊपर जो है वो हमारे पास इमेज आया ना। अब हमने उसको देखना कैसे है, फ्लोरो में तो सामने हमारे पास मॉनिटर जो है वो लगा होता है और वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिजिटली कन्वर्ट कर रहा होता है डाटा, ठीक है, हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपके पास, अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या, वो जो फिल्म लगी हुई ना उसको हम लोगों ने रीड भी तो करना है ना मॉनिटर पे जाके, वो सामने तो कहीं इमेज नहीं आया। उस रूम से फिर हमने इमेज ले लिया, ठीक, इमेज लेने के बाद हमने उसका वो लेना है, कैसेट लेना है, सीआर रूम में जाएंगे, सीआर रूम में उसको यूं करके, उसकी एक डिवाइस सी लगी होती है, यूं करके छोटा सा बॉक्स पड़ा होता है, उसके अंदर हम फिल्म डाल देते हैं, ठीक है। वो फिर साथ ही उसका मॉनिटर लगा होता है, वो जैसे जैसे वो उसकी आवाज आ रही होती है रीड कर रहा है उसको, और साथ साथ इमेज वहां पे बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे मॉनिटर के ऊपर, तो हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज अ सीआर सिस्टम। स्कैनर ही है वो, ठीक है, उसने उसको रीड करना है, फिर उसके बाद फिल्म खत्म, मतलब आप दोबारा रीयूज कर सकते हो फिल्म को, अब उसके ऊपर इमेज नहीं है कोई भी, ठीक है। आप उसके ऊपर, अब क्या होता है फिर वो डिजिटल हमारे पास फिल्म है ना, फिर हम एक ये नहीं है कि बार बार नई फिल्म लेके आए, वो रीड हो गई है, दैट मीन्स उसका इमेज जो है वो ट्रांसफर हो गया है हमारे मॉनिटर के ऊपर, अब वो रीयूज हो सकती है, अब दोबारा नए पेशेंट के ऊपर जाके यूज कर लो वो वाली फिल्म, ठीक है। तो वो सीआर सिस्टम जो होता है बेसिकली उसने जो है वो रीड करना है हमारे एक्सरे की वो जो फिल्म होती है, ठीक है। उस वो किस मटेरियल को उसमें होता है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। देन अगेन हमारे जो एक्सरेज हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल फॉर्म, लाइट में कन्वर्ट करके और मॉनिटर पे डिस्प्ले होते हैं, तो उसके अंदर क्या मटेरियल है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर, दैट इज कन्वर्टिंग द इमेज इनटू विजिबल लाइट, या विजिबली हमें मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। Image in digital X-rays form of an individual image elements. Okay, अच्छा. Image characteristic. When digital technique X-rays form an electronic latent image on a radiation detector array, the latent image is then manipulated by a computer. जो अभी image जो है अभी process नहीं हुआ, that is the latent image. ठीक है? Then वो convert होगा हमारे किसके अंदर, electron detector array पे detect हुआ. The latent image is then manipulated by a computer. ठीक है? कैसे transfer हो रहा है digitally? Temporarily stored in the memory and displayed as a matrix of intensities. ठीक? Each having dynamic range of values over which a system can respond. अब also known as ग्रे स्केल इमेजिंग, आप लोगों ने वो देखा है ना, उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास डायनामिक रेंज हम वर्ड यूज कर रहे थे ना, उसमें डिफरेंट रेंजेस थी ग्रे की शेड्स थी, ठीक है, फ्रॉम लाइटर टू डार्कर, एक तरफ बहुत व्हाइट था और एक तरफ बहुत ब्लैक था, और सेंटर में जो पूरी हमारे पास डायनामिक रेंज थी वो ब्लैक की तरफ थोड़े ग्रे 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 और व्हाइट की तरफ बहुत व्हाइट व्हाइट, और दरमियान में इंटरमीडिएट से डिफरेंट शेड्स थे। यही ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स ही तो हमें पूरी रेडियोलॉजी में नजर आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, उसने जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है उसके अंदर स्टोर होते हैं ये डायनामिक रेंज की वैल्यूज कुछ, ठीक, जिसने जिसने जो व्हाइट है उसकी वैल्यू हमें पता है उसके अंदर स्टोर्ड है, उसके अंदर जो ब्लैक है उसकी वैल्यू स्टोर्ड है। अब क्या, जब इमेज आया उसने देखा कि यहाँ पे ये डेंसिटी थी, अकॉर्डिंगली एक इमेज जो था वो वहाँ पे एयर थी तो ब्लैक नजर आएगा, तो हमारे पास इसके अंदर सिस्टम के अंदर ही जो है वो स्टोर्ड होता है वैल्यूज, वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको ग्रे स्केल के इमेज के ऊपर वैसा इमेज नजर आएगा, या ब्लैक या व्हाइट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज, ठीक है। इमेज मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या चीज होती है, पिक्सेल्स का तो पता है, पिक्सल क्या होता है, पिक्चर, ठीक है, स्मॉल, सही, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पिक्चर, इसीलिए हम कहते हैं ना जितने पिक्सेल्स उतनी इमेज अच्छी, इतना मेगा पिक्सल है, इतना मेगा पिक्सल है, ठीक है। तो मेगा मतलब कि दैट मीन्स उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा एलिमेंट्स होंगे जब यूनाइट करेंगे हमें इमेज अच्छा क्लियर मिलेगा, जितने कम पिक्सल्स होंगे वो ऐसे बड़े बड़े से एक दो पिक्चर्स वो हमें ब्लर ब्लर इमेज नजर आएगा, ठीक है। तो वो जब इंटरपैक्ट होते हैं इस तरह सारे एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास इमेज उतना ही शार्प उतना ही क्लियर नजर आता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या रेफर्स टू अ लेआउट ऑफ द सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स, each cell corresponds to a specific location in the image, the number in the cell represents the brightness intensity at that location.
अब ईच मैट्रिक्स अपनी लोकेशन आप बता रहा है कि इस जगह पे है, तो दैट मीन्स उसकी ब्राइटनेस या तो ब्लैक होगी या हर मैट्रिक्स अपनी इंटेंसिटी बताएगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स जो है बीच में इस तरह के किस पे देखते होते थे, पता नहीं, कार्टून आते होते थे, स्क्वायर छोटे 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 इमेजेस बना रहे हैं, बीच में से एक डब्बा भी निकाल लो तो वो इमेज खराब सारा। ठीक है, वो इस तरह समझ लो कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इमेज के, मैट्रिक्स के। ठीक है, वो क्या बता रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, उसकी डेंसिटी बता रहा है, उसकी ब्राइटनेस वैल्यू बता रहा है। The brightness of a cell is determined by the computer generated number stored in that. अब हमें पता है कि every value is stored in the system, जो कि हमें उसके brightness level को हम लोगों ने उसके अंदर stored, ब्लैक के लिए अलग वैल्यू है, व्हाइट के लिए अलग है, ग्रे के लिए अलग है, डिफरेंट ग्रे के शेड्स के लिए वो क्या करेगा, वो इसको डिटरमिन करेगा और हमारे पास इमेज इस तरह विजुअलाइज होगा। Each cell of the image matrix is called the pixel, जो कि एक smallest element है पिक्चर का। The value of the pixel determines pixel brightness. In CT imaging, the numerical value of each pixel is a CT number. अब ये जब आप CT स्कैन पढ़ लिया, पढ़ लिया, CT नंबर पढ़ा है उसमें, याद है? हाँ, हाउसफील्ड यूनिट्स। ठीक है, उसके अंदर CT नंबर्स, ये CT नंबर्स वही हैं। ठीक है, ये आपको वो ब्राइटनेस लेवल्स ही बता रहे हैं। उसमें आपने पढ़े होंगे कि एयर के लिए कितना है, ठीक है, बोन्स के लिए कितना है, ठीक है, एक वाटर के लिए कितना है, डिफरेंट हाउसफील्ड यूनिट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये वो CT नंबर यही चीज बता रही है कि कितना ब्राइटनेस लेवल है उसका। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द हाउसफील्ड यूनिट, ये अब आ गया ना HU, can be manipulated to judge the composition of the tissue represented. अब टिश्यू किस कंपोजिशन का है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, फिर उसकी ब्राइटनेस हम लोग जो है वो इसके अंदर यूनिट्स स्टोर्ड होते हैं, वो हाउसफील्ड यूनिट डिफरेंट के एयर के लिए इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर वो उसको मैच कर जाता है तो इमेज हमारे पास ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ब्लैक व्हाइट। अब आज CT के बाद एक्सरे पढ़ लिया, फ्लोरो पढ़ लिया, CT पढ़ लिया, MRI आ जाए। MRI के अंदर क्या है, डिजिटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द पिक्चर आल्सो हैज अ रिलेशनशिप टू द कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू इमेज। ठीक है, सेम उसी तरह इसके भी कुछ हमारे पास यूनिट्स एंड दैट विल मैच विद द डेंसिटीज ऑफ द टिश्यू और वो हमारे पास इमेज डिस्प्लेड होगा। मोस्ट डिजिटल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड इमेज मैट्रिक्स साइज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू 512 का हमारे पास, यहाँ पे 1025। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, उसमें भी जब आप लेने जाओ ना, ये चीजें जरूर देखा करो कि उसकी कितना हमारे पास पिक्सल साइज है, दैट मीन्स वो रेजोल्यूशन बताएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी आप मोडालिटी को खरीदते हो, बड़ी मोडालिटीज में तो आपका रोल नहीं है। हाँ चलो, अगर आपका गवर्नमेंट में कहीं जॉब होती है तो आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं परचेज में भी। ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने ही तो स्कैन करना है सारा। ठीक है, वो आप लोगों से पूछते हैं कि कितने पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, जितना पिक्सल आपको पता है कि ये 1024 का जो पिक्सल है ना, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी, 512 की रेजोल्यूशन कम होगी। ठीक है, तो आप बस अपना वो बता सकते हो कि भाई रेजोल्यूशन इतना हो, ताकि वो आपको परचेज आपको पता तो हो कि ये चीजें होती क्या है, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन, और आपने तो इमेज करना है, तो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन इतना अच्छा बना सकते हो। For the same field of view, spatial resolution is better with a larger image matrix. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, जो छोटे से छोटे इमेज को भी डिस्प्ले करती है, वो बेहतर होती है with a larger matrix. The size of the image matrix and field of view determines the spatial resolution for direct digital images, CT, MRI, and ultrasound. Spatial resolution in digital imaging can be no matter than a size of the pixel. जितना छोटा size pixel का, उतनी अच्छी spatial resolution. ठीक है, directly proportional. Dynamic imaging क्या है, refers to the number of shades of gray that can be represented. अब we all know कि dynamic imaging हमारे पास fluoroscopy है. The dynamic range of the human eye is 25 या 32. मेनली जो हमारी आंख जो है वो कितने शेड्स को डिटेक्ट कर सकती है, 32 ग्रे के शेड्स देख सकती है, इससे ज्यादा नहीं देख सकती। ठीक है, तो जितने भी ग्रे के शेड, डार्कर ग्रे, लाइटर ग्रे, ब्लैक, जितने भी ये डिफरेंट शेड्स है ना, ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जितने भी शेड्स हैं, ये 32 शेड्स एक ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट। तो डायनामिक रेंज इसको कहते हैं, जो एक ग्रे के शेड्स की पूरी रेंज होती है, इसको डायनामिक रेंज कहते हैं। डायनामिक रेंज का कहीं वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स ग्रे के शेड्स उसकी रेंज है। The dynamic range of the X-ray beam as it exits the patient is an axis of 210. Human eye cannot visualize such a dynamic range. A computer can. समझ आए कि 32 तो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर तो 210 तक जो ग्रे शेड्स हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन नजर हमें फिर भी 32 ही आएंगे, क्योंकि हमने आंखों से देखना है।
ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो तो 210 तक जो है वो शेड्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये विंडो लेवल और विंडो विड्थ का वर्ड आप सुनोगे एक्सरे, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, ज्यादातर चेस्ट के अंदर जो है वो ये विंडो, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा सीटी के अंदर, व्हाट इज विंडो लेवल एंड व्हाट इज विंडो विड्थ, व्हाट इज विंडो लेवल, पढ़ा सीटी में, भूल गए हो? पढ़ा था, कब पढ़ा था? लास्ट सेमेस्टर में। क्या होता है, किससे पढ़ा था? तो अच्छा पढ़ा होगा। मैम ये वो वाली विंडो तो नहीं है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो होती है? ये सीटी के अंदर मैं पूछ रही हूँ, तुम तो डॉपलर में चली गई हो। एक बता रहा है इमेज कॉन्ट्रास्ट, मैम कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का था। क्या था? ब्राइटनेस लेवल जो है वो ब्राइटनेस बताता था और वेट जो है वो कंट्रास्ट बताता था। यस मैम। सही भी कर सकते थे अपने बॉडी। मैम ठीक है, विंडो विड्थ तो उसमें तो ज्यादा रेंज और शेड्स आ जाएंगे ना, जिस तरह से अब हम ब्रेन के लिए हमने ब्रेन की इमेजिंग करनी है तो हम नैरो विंडो विड्थ रखेंगे ताकि उसके अंदर कम शेड्स ऑफ ग्रे हमें जरूरत होगी। अगर हमने एब्डोमेन का करना है तो हम विंडो विड्थ ज्यादा खोलेंगे, हम वाइड खोलेंगे क्योंकि एब्डोमेन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है और उनकी डिफरेंट जो है वो उनका डिफरेंट कंट्रास्ट है। अच्छा मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपने जब चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है स्पेसिफिक चेस्ट का ही है। अब चेस्ट के अंदर क्या होता है, उसमें वेसल्स भी हैं, ठीक है। अगर सॉफ्ट टिश्यू को देखना है या वेसल को देखना है, अब कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, दैट मीन्स के बाकी हमने एक्सक्लूड कर देना है, बाकी को डिम कर देना, जो चीज हमने देखनी है उस लेवल को हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो लेवल क्या बताता है कि आपका जो हमने जो स्ट्रक्चर, जो टिश्यू जो हमने देखना है उसकी ब्राइटनेस को इनहेंस कर देता है, ठीक है, वो टिश्यू की ब्राइटनेस बढ़ाता है। ठीक, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं, उसके अंदर सिटी के अंदर हम वेस्कुलर लेवल को ऑन कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी वेसल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, जो पूरा लंग्स है वो ब्लैक ब्लड वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको इमेज हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो विंडो विड्थ है वो जितनी ज्यादा हम लोग उसके, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाएगा। जो हमारे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है, जो दो क्लोज स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको आपस में हम लोग देख सकें कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, थोड़ी सी ही उनकी ग्रे शेड डिफरेंट है दोनों में से, तो दैट मीन्स के एक ही स्ट्रक्चर है, दैट वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट शेड्स, वो हमारे पास विंडो विड्थ में आ जाएगा, ठीक है। और लेवल क्या है, स्पेसिफिक टिश्यू की ब्राइटनेस को, वो ब्राइटनेस है, एक उसके कॉन्ट्रास्ट को, ठीक, ये तो आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, डिजिटल रेडियोग्राफी क्या है, देन अगेन रेफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बिकॉज द फिल्म इज नॉट द इमेज रिसेप्टर। वो फिल्म होती थी जिसके ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होता था, उसको फिर हम प्रोसेस करते थे। इट यूजेस रेडिएशन डिटेक्टर, those electrical output is proportional to the radiation intensity. Initially this output signal is analog form but it be converted to digital form, the image is displayed on the video monitor। ये वही बातें दोबारा से कन्वेंशनल और उसकी बताइए कैसे उसके अंदर स्कैन प्रोजेक्शन क्या है, सिटी के अंदर वही हमारे पास किस तरह एक्सरेज जो है वो हम लोग उसका लेते हैं, साइनोग्राम भी इसको कहते हैं। पहले क्या कहते हैं, सिटी के अंदर जब हम पहले तो हम लोग एकदम से स्लाइसेस नहीं लेना शुरू कर देते, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि इमेज जिस तरह सिटी के अंदर जो है वो एक एक्सरे लेते हैं ना पूरा, हमने एब्डोमेन का सीटी करना था, उसके एक्सियल स्लाइसेस लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जितना भी एब्डोमेन का फील्ड ऑफ व्यू था उसको खोल लिया, पहले हमारे पास जिस तरह एक एक्सरे का इमेज आता है ना वो आता है, ठीक, फिर उसको हम डिफरेंट उसके ऊपर जो सेक्शंस हैं उनको हम लोगों ने स्लाइस थिकनेस जितनी रखनी होती है वो हम खुद उसके अंदर रखते हैं कि हमें 2 mm की चाहिए, 3 mm की चाहिए, जितनी भी स्लाइस थिकनेस चाहिए, फिर हम उसके ऊपर उसको प्लान करते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास एक्स्ट्रा इमेज आएगा, जब प्लान कर लिया फिर उस सेक्शन जितना हमने 2 mm का स्लाइस रखा था तो उस 2 mm तक हमें स्लाइसेस कट होकर एक्सिलरी हमें स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी के अंदर ये चीज है, ठीक है। ये भी फिर उसका बताया हुआ कैसे कन्वर्ट कर रहा है द कन्वेंशनल इनटू डिजिटल फॉर्म। कॉलीमीटर्स दो लगे हुए, एक प्री पेशेंट कॉलीमीटर होता है, एक पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर होता है। प्री क्या लगा होता है, जो कि हमारे ग्रिड्स की फॉर्म में, ठीक, और एक हमारे पास जो उसमें लगे होते हैं एक्सरे ट्यूब के साथ कॉलीमीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो उसकी रेडिएशंस जो पे हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जो पेशेंट के पास लगे होते हैं फिल्म के वो ग्रिड होती है, ठीक है।
ठीक है, बाकी इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ, ये सिर्फ रीडिंग वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इनको एक एक दफ़ा रीड कर लेना, जो नई चीज़ समझ आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सिर्फ रीडिंग है, कैसे कन्वेंशनल या डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। मैं पैक्स की तरफ आती हूँ, ये हर एक को बताया हुआ है लेटेंट इमेज कैसे जो है ना उसमें कन्वर्ट होगा। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी फिर वही वाली बातें डिटेल में बतानी है। हाई वोल्टेज सिस्टम की तरफ आ गए हैं, क्या क्या इसके अंदर लगे होते हैं चीज़ें। कन्वेंशनल के अंदर ये चीज़ें नहीं लगी होती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में बस सारा कुछ जो है वो एनालॉग ही होता है। अच्छा, बहुत डिटेल्ड है। कहाँ चला गया? ये पैक्स PACS उसकी पैक्स कहते हैं उसकी, और उसकी एब्रीविएशन क्या है? पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा? इट अलाउज द एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन एंड स्टोरेज ऑफ ईच मेडिकल इमेज इन डिजिटल फॉर्म विदाउट द रिसॉर्टिंग टू द फिल्म। अब ये क्या है? हमें फिल्म के फॉर्म में नहीं देगा, बट स्टोर कर देगा इमेजेस जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। और इमेजेस ही है ना, पिक्चर हमारे पास है ये, और ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट हमारे रेडियोलॉजी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करते हैं। द प्रोजेक्शन सेविंग इन टाइम एंड मनी आर इनॉर्मस। थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर डिस्प्ले, नेटवर्क एंड स्टोरेज सिस्टम। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है सारा पूरा ये नेटवर्क सिस्टम है, पूरे हॉस्पिटल को ये उसमें कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, द हार्ट ऑफ अ पैक डिस्प्ले सिस्टम इज द CRT मॉनिटर ऑफ द वीडियो स्टेशन, जो कि हमारे पास कहाँ सेव होता है? ये जहाँ पे रिपोर्टिंग रूम होता है वहाँ पे स्टेशन ये इसको किया जाता है, जो कि कह सकते हो कि सारे इमेजेस उधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिपोर्टिंग रूम में ही इसको वहाँ पे किया जाता है। इसकी रेजोल्यूशन 2048, मतलब अब 1021 तक तो हम चले गए थे। इसकी रेजोल्यूशन जो है इतनी बेहतर होती है। एक तो ये कि हाई सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास सारी इमेजेस यहीं पे आ रही हैं। तो फैक्ट्स आर इक्विप्ड विद अ कीबोर्ड कंट्रोल फॉर द इमेज प्रोसेस मोड, और इसके ऊपर भी जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक तो आप लोगों ने इमेज बना के वहाँ पे भेज दी है, दूसरा ये क्या होता है, डॉक्टर्स भी इसको थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के स्टेशन के ऊपर इसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, और इम्पोर्टेंट इसमें जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, बस मैंने वही निकाले। नेटवर्क्स आपको रिक्वायर्ड, मतलब पढ़ने वाली चीजें हैं, आपसे रिलेटेड नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क, स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पहले पहले बता दी। सिर्फ रीड कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपने ये सारा पढ़ना है। सारा कंप्यूटर और नेटवर्क और ऐसी चीजें, दो तीन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आज जो आपके, मैं क्या कह रही थी भला, असाइनमेंट का। असाइनमेंट मैंने आपको पहले दी थी GI ट्रैक के इमेजेस का, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने भी आपको पढ़ा दिए ना फ्लोरो के इमेजेस, जिसके ऊपर सिर्फ इमेजेस लिखे हुए, डिटेल नहीं पता, ठीक है, सिर्फ इमेजेस हैं, ठीक है। आपने GI ट्रैक के भी वही मैंने इमेजेस बताए थे। इसी तरह बिलरी और दूसरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इमेजेस हैं, उनको इमेजेस को लगाओ अपने असाइनमेंट में, और साथ 1 लाइन उनका सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक। एक वो, और उसके अंदर ऐड क्या करना है आप लोगों ने? एक चीज ऐड करनी है, हाउ टू रीड एक्सरेज। हर बंदे की वो एक जो है ना, इसके साथ मुझे जो एक तो वो बन गया ना, फिर अगला पेज जो होगा ना, हाउ टू रीड एक्सरेज के अंदर आपने एक्सरे का इमेज लगाना है, चेस्ट एक्सरे, और उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, कौन सी चीजें किस तरह नजर आती हैं, ठीक है। उसको लेबल करो, और आप गूगल पर थोड़ा सा सर्च करोगे ना, हाउ टू रीड एक्सरे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह अपना असाइनमेंट बनाएगा उसको आप उस तरह उसमें बना लो, टेबल फॉर्म में बना लो, आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में बना लो, ठीक है। डायग्राम लगाओ चेस्ट एक्सरे के साथ में, लेबल कर लो कि वाइट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बोन्स हैं, एयर है, ये है, वो है, ठीक है। लेटरल इमेज और जो हमारे पास AP इमेज होता है, दो इमेज लगा के आपका बस टॉपिक ये है हाउ टू रीड इमेज। अब आपने इसको गूगल के ऊपर जिस तरह भी लिखना है, हाउ टू रीड
एक्सरे इमेज। जितने भी रेलवे सिस्टम तक बनते हैं सारे फ्लोरो के सिर्फ जो प्रोसीजर जिनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जिनके साथ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ इमेजेस हैं, उस इमेजेस को आप लोगों ने डिफाइन करना है बस, ठीक है। 1 ये 10% की आपकी पूरी असाइनमेंट है। तो और एक पेज आपका बनेगा हाउ टू रीड एक्सरे इमेज, ठीक है। ये नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले बना लो। ट्यूसडे इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आज ट्यूसडे है तो 1 वीक है आपके पास, तो इसको बना के वीकेंड पे बना लो, जैसे भी है। गूगल पे लिखोगे हर चीज मिलेगी, आपने वर्ड पे बनानी है या जैसे भी आपको सही लगता है, लेकिन इस तरह नहीं बनानी कि आपने पेन से बना के पेपर के ऊपर पिक्चर्स मुझे सेंड कर दी हैं, ऐसे नहीं। वर्ड के ऊपर प्रॉपर, क्योंकि इमेजेस है ना, इमेजेस साथ लगाने हैं, वो क्लियर आपको इसी पे ही होंगे, साथ में इमेजेस लगाओ उसके, ठीक है। एक्सरे कैसे रीड करते हैं उसका आपने बताना है, और उसके अलावा डिफरेंट उसके अंदर चीजें, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह नजर आते हैं, वो आपके ऊपर है। जितना अच्छा आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हो उतने अच्छे मार्क्स। हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे कर लो, या पहले लिखो हाउ टू रीड एक्सरेज, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज के लिए, हर एक्सरे के लिए हमें 2 इमेज रिक्वायर्ड होते हैं एपी लेटर। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ओवरलैप हो जाती हैं, ये चीजें आपने बतानी है, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दो चेस्ट एक्सरे को, एक एक्सरे को एक्सप्लेन करना है तो वो चेस्ट एक्सरे आपको एटलीस्ट एक्सरेज में चेस्ट एक्सरे रीड करना आना चाहिए। बाकी तो आपके लेंस वगैरह आपको पता है किस तरह जो बोन्स है वो अगर फ्रैक्चर होंगी तो लाइन कैसे नजर आएगी, स्पाइरल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, वो फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन मुश्किल क्या होती है, आपको चेस्ट एक्सरे रीड करना, ठीक है। एम्फाइसीमा है तो वो आपको किस तरह नजर आएगा, कोई ऑसिफिकेशंस हैं, आजकल ये कोविड के अंदर चेस्ट एक्सरे का बड़ा है कि कोविड के अंदर चेस्ट एक्सरे किस तरह नजर आता है, उसके अंदर किस तरह की डेंसिटीज आ जाती हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे जो हमारे पास वो बन जाते हैं कंसोलिडेशंस टाइप, मतलब वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, और कौन सी डिजीज के अंदर इस तरह हो सकता है, ठीक है। अगर आधा लंग वाइट नजर आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन, ठीक। थोड़ा सा बता दो कि एम्फाइसीमा है आपके पास, अगर कोई पेशेंट मतलब कि चेस्ट एक्सरेज के अंदर पूरे चेस्ट एक्सरे को एक्सप्लेन कर दो, और हाउ टू रीड एन एक्सरे का एक पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। समझ आ गया? तो आप लोग को एटलीस्ट एक्सरेज रीड करने आ गए, या एक्सरे कोई भी हो तो वो आपने 2 इमेजेस किस तरह लेने हैं, उसको किस तरह रीड करते हैं, उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर्स किस तरह नजर आते हैं, वो सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ो साथ में, और ये कि आपको उसी तरह आपने इसको बना लो जिस तरह भी पैराग्राफ में बनाना है, टेबल में बनाना है, वो आपके ऊपर, हर चीज गूगल पे मिलेगी, ठीक है। और वो जो पिछला है वो टेबल की फॉर्म में, जिसने टेबल बनाना टेबल बना लो, एक एक इमेज साथ में 1 लाइन डेफिनेशन, वही इमेज को सिर्फ नाम लिखो, गूगल पे डालो, उसकी डेफिनेशन आ जाती है 2 लाइन की, वहां से कॉपी पेस्ट, ठीक है। ताकि मैं आप लोगों के वाइवा के जो क्वेश्चन है ना यहीं से लूँ, ठीक है। आपके वाइवा क्वेश्चन हैं सारे यहीं से, जो बेटा आपका एमसीक्यूज भी थोड़े से हो सकते हैं और एससीक्यूज भी हो सकते हैं। मैं बीच में इमेजेस भी देती होती हूँ, मतलब कोई लेबल करने को दे दी। आई लव इमेजेस। इमेजिंग के स्टूडेंट्स को तो इमेजेस रट जाने चाहिए, ताकि आप यहाँ से निकलो कि आप कहो कि यू आर इमेजिंग स्टूडेंट। यहाँ दिखाती हूँ ना कुछ इमेजेस जो बिल्कुल कंफर्म क्लियरली पता चल रहे हैं कि ये इमेज ये चीज का है, ठीक है। बोन नजर आ रही है, ये चीज क्यों नहीं देखी, सोए रहते थे? पता चल गया मुझे ऑनलाइन में तुम लोग जो है ना सोए रहते थे जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती थी, ठीक है। तो जो कंफर्म इमेजेस आपको बता रहे हैं कि ये चीज है, ये लंग्स हैं, ये बोन्स हैं, ये चीज है, ये एयर है, ठीक है, वो तो आप लोगों को क्लियर आपको पता चल जाने चाहिए। बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना, बेसिक अभी तक बेसिक ही नहीं आपको फिर पढ़ने आएंगे तो फिर आप डिजीज कैसे पढ़ोगे, ठीक है। जो अगर ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वालों आप लोगों को भी समझ आ गई है ना। ट्यूसडे इज द लास्ट डेट। आज क्या डेट बनेगी ट्यूसडे को? 22, ठीक है। तो 22 इज द लास्ट डेट। उससे पहले जो है मुझे आप लोगों ने गूगल ड्राइव, मैं वो भी बताती हूँ आपको, मुझे इसका पता नहीं है किस तरह सेंड करते, कोई एक फोल्डर के अंदर सारे सेंड करते, ईमेल ना मुझे कोई करे, ठीक है। और अपने फोल्डर के ऊपर अपना नाम और अपना जो है ना आगे जो भी कोर्स है, क्योंकि मैं 3 कोर्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि वो उसके अंदर कौन से क्लास का ये बच्चा है, ठीक है। अपना नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल जो भी ये आपका असाइनमेंट था इसको रीनेम कर दो, ऊपर सना आगे लिख दो मेमोग्राफी, ठीक है। मुझे बस ये समझ आ जाएगी कि ये सना जो मेमोग्राफी, ये मैं अंदर खोल के सारे बाकी चीजें वहां लिख लूँ, लेकिन फोल्डर का नेम, अपना नेम और साथ में ब्रैकेट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी 21 की डेट अभी तक है, लेकिन अभी कंफर्म जो डेट शीट है वो नहीं आई है, ठीक है। तो वीक रह गया आपके पास, तो वो फिर
आप लोगों को मैंने क्विज में कितने दिए थे? 6 दिए थे लाइक, और अब कितने पढ़ लिए हमने? 15 पढ़ लिए हैं। 6 और ऐड कर लेंगे, मिनट तो 12 हो जाएंगे। सही है। बाकी रह जाएंगे हमारे फाइनल में तो सारा कुछ ही आएगा, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर। 4-5 और रह गए बस। हाँ देखती हूँ अभी चलो देख लेते हैं, 10 कर लेंगे। अभी हमारा 15 है ना, तो मेरा ख्याल है 19 या 20 लेक्चर होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 5 और लेक्चर रह जाएंगे। 2 हफ्ते तक अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की कुछ कर लेंगे, प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। टाइम आज उसका होगा, अल्ट्रासाउंड का होगा, थोड़ा सा ही करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मेरा लेक्चर ख़त्म होगा अगला 11 से 12 बजे, 12 बजे तक, 12 बजे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आधा घंटा ही सिर्फ करेंगे आज। ठीक है, आज मैं स्कैन करवाऊंगी आप लोगों पे, लड़के किसी के ऊपर। ठीक है, उस दिन थे आप लोग जब मस्कुलोस्केलेटल की क्लास हुई थी? कौन कौन था? आप थे? आप थी? बॉयज़ में आप थे? आप चले गए थे बाद में, हमने स्कैन किया था उस वक्त। हम नोबोलॉजिस्ट पढ़े थे, फिर उसके बाद ज़मीर और वो आ गया था, उसके साथ कौन था, उसके ऊपर हमने स्कैन किया था, लिवर और किडनीज वगैरह जो थी ना वो। आज से स्कैन से स्टार्ट कर दिया, स्कैन से। नोबोलॉजी जब तक हमने मेरा ख्याल है बहुत बार पढ़ लिया नोबोलॉजी, और अब स्कैन 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 स्कैन, अब स्कैन ही होंगे सिर्फ। ठीक है, थायराइड का करेंगे, एब्डोमेन के कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, किडनी कैसे निकालनी है। ठीक है, लिवर परकुटेनियस ऑपरेटिव। अच्छा, ऑपरेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन जब हम देख रहे होते हैं ना, जब स्टोन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि आया स्टोन कहीं किसी ट्यूब में, डक्ट में तो नहीं फंस गया, क्योंकि हमें उस वक्त ऑपरेट के दौरान तो नहीं पता चल रहा होता। हमने स्कैन किया उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए। ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं हम, गॉल ब्लैडर रिमूव करना है। क्या होता है जब रिमूवल के टाइम, क्या होता है कहीं स्टोन जाके डक्ट तो नहीं हमने रिमूव करनी, डक्ट में जाके फंस जाती है। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो उसकी इमेजिंग करेंगे। हाँ, ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है हम उसकी डक्ट को विजुअलाइज करना होता है, इन केस कि हम निकालते हुए कहीं स्टोन जो है वो कहीं स्टक तो नहीं हो गया डक्ट के अंदर। ठीक है, इसकी सर्जरी और इस तरह की चीजें जो है ना यूट्यूब पे देख लिया करो, वो किस तरह प्रोसीजर कर रहे होते हैं। कोलीडोको का क्या मतलब होता है? जो डक्ट से रिलेटेड हो। हाँ, लिथियसिस स्टोन हो गया। कोली मतलब, कोलीडोको मीन्स जो हमारा बिलियरी डक्ट है, डक्ट के अंदर स्टोन। ठीक है, कोलीलिथियसिस गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, कोली मतलब वो जो गॉल ब्लैडर से, और डोको का वर्ड जहाँ पे आ गया वो डक्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, कोलीडोको सील हो गया, दैट मीन्स सिस्ट इन द डक्ट। ठीक है, सील फ्लूइड है कोई। ठीक, इस तरह नेम से ही आपको उसकी डेफिनेशंस का पता चलता जाएगा। ठीक, सील का मतलब कैविटी। अब उसके अंदर ज्यादातर हमारे पास कैविटी के अंदर बाइल ही मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, तो वो सिस्टिक फॉर्म में की उसमें आती है कोलिडोका सील जो है ना, क्योंकि बाइल जो है वो उसमें आ रहा है। अच्छा, ठीक है, साइमन की समझ आ गई है। और मिड्स का अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन जो अभी तक जिन्होंने डोज नहीं लगाई ना, उनके लिए मैं फिर बता दूं, फिर ना बाद में शोर डालना कि हमारा रीटेक ले लें, या एक भी जिन्होंने डोज नहीं लगाई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंपलसरी कर दिया हुआ है कि अब जो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है उनका पोर्टल ब्लॉक, उनको कोई एग्जाम के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। 1 डोज तो कंप्लीट करो, दूसरा का चलो बहाना तो होगा ना आपके पास कि दूसरी कंप्लीट होने वाली है, दूसरी अभी लगनी है। ठीक है, जिन्होंने लगवाई ही नहीं है, जो लगवाना ही नहीं चाह रहे हैं, और कुछ ईमेल्स मेरे पास आई हैं स्टूडेंट की कि हमें लग ही नहीं सकती है। ठीक है, जो अंडर 18 है, जो पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन अंडर 18 में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर, जो अंडर 18 के भी कुछ बच्चों की ईमेल्स आई हैं, वो क्या करें, वो सर ने कहा है वो अपने सराउंडिंग में जिसके साथ भी रह रहे हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, उनकी वैक्सीनेशन हमें दिखाएं। ठीक है, जो अंडर 18 है, वाकई अंडर 18, अपनी पहले एज शो करें, और उसके बाद जो है ना वो जिसके साथ भी रह रहे हैं, आंटी अंकल जिसके साथ भी रह रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन अगर हुई है तो वो सर्टिफिकेट उसका शो करें। ठीक, और कोई रीजन नहीं है जो कह रहे हैं कि हमें नहीं लग सकती, उसका कोई ऐसा नहीं है, हर एक को लग सकती है, हर कंडीशन में जो है वैक्सीनेशन इससे। वो फिर पढ़ाई छोड़ दें।
उन्होंने अकेले रहना, वही वाला जोक जो है ना, वो दुनिया में अकेले रहेंगे, सारी दुनिया लगवा रही, सारी दुनिया अगर मर गई तो वो अकेले रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर एग्जाम देने हैं तो फिर बाद में ना मसला हो तो लगवा लो, टाइम है अभी, लगवा लो, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ही इंक्रीज कर रही है, हम सब ने लगाई है, हम जिंदा हैं, ठीक है बिल्कुल। हेडेक बस रहता ही है वो पता नहीं गर्मी की वजह से क्या, गर्मी भी आजकल बहुत ज्यादा है। नहीं मुझे भी गलत लग रही है, सबको जो लग रही है वही लगनी है ना। मुझे साइनोवैक लगी थी, उसके सुना है कि थोड़े से हैं सिम्टम्स, कुछ ना कुछ। साइनोफार्म के नहीं इतने आए जितने साइनोवैक से बुखार हुआ है लोगों को, या कुछ। मुझे सिर्फ हेडेक ही रहा है, और तो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अब सेकंड डोज के बाद पता चलेगा जिंदा रहेंगे कि नहीं। हाँ सपनों को कौन पढ़ाएगा, पेपर कौन लेगा, तो लोगों को शुक्र करना है पेपर मैं ना ले, पेपर बड़े मुश्किल लेते हैं, सबको मसला मेरे से पेपरों से होता अल्लाह करे पेपरों से पहले चली जाए, तुम लोगों ने अब ये दुआ करती है। हमेशा मेरे एग्जाम जो, हालांकि मैं अपनी तरफ से इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे क्या पता ये यूएमटी वाले सिर्फ स्लाइड को सीधा सीधा उठा के, मैंने ये भी देने की कोशिश की है, बच्चे उसमें भी नहीं लेते नंबर, सीधी स्लाइड में से मैंने ये वो उठा ली लाइन एज इट इज लाइन, और 4 ऑप्शन बना ली। आपका पेपर ठीक है कभी दिया, क्योंकि लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड में जब हमने पढ़ा था, कुछ बच्चों को तो बहुत इजी लगेगा, मुझे समझ नहीं आती इस तरह क्यों, मतलब कि कुछ कहेंगे मिस इतना इजी पेपर आपने दिया, और कुछ कह रहे थे मिस आपके पेपर, अभी तक मुझे कहीं गुजरता हुआ मिलेगा ना मिस आपके पेपर बड़े मुश्किल होते हैं। मैं कहती हूँ कौन से स्टूडेंट को पता भी नहीं होता, और स्टूडेंट को गुजरेगा मिस आपके पेपर बड़े मुश्किल होते हैं। वाइवा में एक तो मुझे पता चल जाता है बच्चा चीटिंग ना कर रहा हो, क्योंकि अगर वो सामने उसके पास कोई चीज खुली है तो मैं वो दूसरे मोहल्ले से कुछ पूछना शुरू कर दूंगी, उसको घुमाना शुरू कर दूंगी। मतलब जो आप पहले स्लाइड से पूछ रही थी, जो राइट से आया था, एंड आपने जो बातें बताई थी ना, जो लेक्चर्स की नहीं थी लेकिन आपने वैसे ही बताई, जनरल चीजें ज्यादातर पूछ रहे वो आपने पूछी। दैट मीन्स पता चलता है कि आपने लेक्चर सुना था कि नहीं सुना था, ठीक है। कुछ रट्टे वाले तो अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे रट्टा लगा के आते हैं, मतलब फिर मैम इज द, मतलब कि वो इज को भी इधर उधर नहीं कर रहे होते, इस तरह सुन रहे होते हैं कि मिस वेट करें ठहरे जरा, मुझे याद आ रहा है, इसके बाद क्या था मिस, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन ना पूछेगा, मुझे याद आ रहा है, मतलब इतना रट्टा। मैं बेसिक चीज पूछती हूँ, आपको कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, आप बस ये बता दो आपको क्या समझ क्या आई थी उस चीज की, अपनी वर्डिंग में बता दो। नहीं मिस मुझे याद आ रहा है वो इसका वो जो स्पेलिंग छोड़ो, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गलत, वो कोई ऐसा था तो ये होगा, कुछ इसी टाइप का था मिस, एस से था कुछ, मिस पी से था कुछ, इस तरह करके सुना रहे होते हैं तुम लोग। मुझे इतनी हैरत होती है उस बच्चे पे, और मैं यकीन करूँ वो सही भी सुना रहेगा ना, मैं उसको 0 लगा दूंगी, क्योंकि इसने रट्टा लगा। इसको मैं उसको बार बार कह रही थी अच्छा अपनी वर्डिंग में सुना दो, क्या चीज अपनी वर्डिंग में कुछ तो बताओगे ना कि ये चीज समझ आई। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन को इससे शुरू करो और उस फुल स्टॉप पे ही तुमने खत्म करना है, एग्जैक्ट वही रट्टा। अपनी वर्डिंग में बताओ जो चीज समझ आई है, जिस भी तरह समझ आई है, मुझे ये तो होगा ना तुम्हारे दिमाग में गई किस तरह के, तुम फिर वो चीज बताओगे जो तुम्हारे दिमाग में गई है, उस तरह समझ आई है, ठीक है। अपनी वर्डिंग में बता दो। नहीं बस मुझे याद आ रहा है, वेट तो करे बड़े ड्रामे हैं इस तरह के। ऐसे था, ये था, उससे इसमें क्या स्पॉटिंग करें हम लोग, इमेजेस हैं बस वो जो फाइनल सब्जेक्ट्स में जो इमेजेस आए, हाँ वो स्पॉटिंग टाइप ही होगी कुछ। मैं मतलब लेबल करने को दे दूं कुछ चीज जो है, ठीक है, 1-2 इन चीजें डालूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम स्पॉटिंग में चीटिंग बड़ी हुई थी, मेरे पास इमेजेस ही कोई 20-25 तो इमेजेस थे, वही सारे। तो इतने बच्चे अक्लमंद होते हैं कि टीचर ग्रुप में टीचर्स को भी डाला होता है और पता ही नहीं होता उनको, यार ये वाली टीचर ये वाला पूछ रही है, ये वाला पूछ रही है, और मेरे पास वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ खैर जो तुम लोग, फिर मैंने इमेजेस को चेंज भी किए थे कि इतने अक्लमंद होते हैं। साथ साथ मैं कहती हूँ जो पीछे हो गए बैठे हुए हैं वो स्क्रीनशॉट्स पता नहीं कैसे ले लेते हैं इमेजेस की, ये वाला इमेज मैम पूछा है, और जो है ना मुझे हर चीज का पता चल जाता है। इवन मेरे सामने बच्चा बैठा चीटिंग कर रहा है, वो बता रहा है उसको, दैट मीन्स उसको आता नहीं था, उसके पिछले किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैम ये क्वेश्चन पूछ रही है, उसने फटाफट रट्टा मार दिया उसको। मैं अगर उस क्वेश्चन के अंदर से एक और चीज पूछ लूंगी ना, अगर उसने बिल्कुल सही बताया ना आंसर, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को पता, वो वहीं पे ठुस, दैट मीन्स उसने वहीं पे रट्टा मारा था कि मैम ने ये वाला मुझसे ना डेफिनेशन पूछी थी,
दूसरे ने उसको बता दी मैम ने ये डेफिनेशन पूछी तो उसने फटाफट वो याद कर ली, उसी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और पूछ लूंगी ना वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें भी बड़ी आती हैं, हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर के आए हुए हैं, तो तुम लोग हमें बेवकूफ बना सकते हो, हम भी तुम लोग को बेवकूफ बना सकते हैं। सही है, तो टीचर्स को ना समझा ना करो, वो तुम लोग से थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं क्योंकि वो वहां से गुजर के आए हैं स्टूडेंट लाइफ से। ठीक है, ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं।